तो अपने पास जैसे ए पॉजिटिव, अरे यहां ध्यान दो, अब बातें नहीं। तो आपके पास जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, आप कहते हो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी था, तो ये डिसोसिएट होकर के बनाएगा मेरे पास ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, वो इक्विलिब्रियम कहां पर एग्जिस्ट करेगा, आपके इसके जो आयनाइज्ड आयंस है, ठीक है, उसके बीच में और इसका जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में। क्योंकि अपने पास ये क्या होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, है ना। इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसी रही होगी मेरे पास, लो। तो क्या मैं इनको कंप्लीटली आयनाइज कर सकता हूं क्या? आप इनको कंप्लीटली आयनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं तो देखो इससे होगा क्या। तो जैसे हम लोगों ने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होंगे जो आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब वो आयंस की फॉर्म में अपने पास टूट जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि एज इट इज मॉलिक्यूल्स में ही पड़े रहेंगे, ठीक है। तो सेम टाइम पर जो आपके पास आयंस अलग होकर के गए हैं, अगर वो आयंस वापिस से जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, तो एक तो प्रोसेस हो गया मेरे पास, यही आयंस जुड़ करके क्या बना रहे होंगे, मॉलिक्यूल, और एक प्रोसेस फॉरवर्ड वाला है जिसमें आपका मॉलिक्यूल आयनाइज होकर के क्या बना रहा है, आयंस। तो इन दोनों के बीच में अगर ये जो रेट है, अगर ये रेट सिमिलर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहां पर क्या एग्जिस्ट करने लग जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम है वो आयंस की आयनाइजेशन पे आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो कोई भी एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि कहां एग्जिस्ट करे, मॉलिक्यूल्स के बीच में, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में और आयंस के बीच में उसके, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग, हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो अब आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपको पढ़ाया जाएगा, देखो ये किन किन कंपाउंड्स के लिए पढ़ाया जाएगा, जितने भी वीक एसिड्स, वीक बेसेस है, सारे अपने पास एग्जांपल होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक ही बारी में, ठीक है। उसने जितने आयन फर्निश करने होंगे सोल्यूशन में, वो एक ही बारी में कर देगा। आप उसमें और पानी मिलाओ या कम पानी मिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ही बारी में अपना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये लोग नहीं होते। जनरली देखा गया है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो अपने पास आयंस फर्निश करने की कैपेसिटी है, जैसे जैसे मैं पानी और मिलाऊंगा, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, ये थोड़े बहुत आयंस और फर्निश करने लग जाते हैं। स्ट्रॉन्ग में ऐसा नहीं होता, उसने जितना फर्निश करना था वो एक ही बारी में फर्निश कर देगा, ठीक है। लेकिन यहां पर है, यहां पर चेंज है, वहां पर नहीं है। तो इसलिए यहां पर इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। आगे चलेंगे तो कुछ एग्जांपल अपने पास यहां पर लिखे आ गए। जितने भी आप यहां पे कंपाउंड्स देख रहे हो, सारे कंपाउंड्स किस कैटेगरी में आते हैं मेरे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। एसिडिक एसिड मोस्ट कॉमनली नोन, आपको पता ही होगा एसिडिक एसिड कैसा एसिड है। वैसे मेरे पास ये एक आपका ऑर्गेनिक एसिड होता था। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, सभी ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे बनते हैं अपने पास, वीक एसिड्स बनते हैं। और अगर वो वीक एसिड बन रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा बनेगा मेरे पास, वीक ही बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये कैसा बेस होता था, ये आपके पास एक वीक बेस है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो बेस, पर बेस भी कैसा है अपने पास, एक वीक। अमोनिया भी कैसा बेस है आपके पास, एक वीक बेस है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ना, जब हम इस चैप्टर में क्वेश्चन भी करेंगे, तो जो कंपाउंड्स आप यहाँ लिखे देख रहे हो ना, आधे से ज्यादा में आपको एग्जांपल में या रिएक्शन टाइप में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई कंपाउंड वहां पे लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम होता ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में नहीं पढ़ते हम लोग इसको, वीक के लिए पढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है हमारे पास पीछे जो भी हम लोग पढ़ करके आए हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास होता क्या है। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये क्या है आपकी शुगर हो गई, C12H22O11। मैं कहता हूं आपने इसको किस में डाला, वाटर में, कुछ नहीं होगा। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने पास आयन फर्निश करके नहीं देता सोल्यूशन में। पानी में डालेंगे घुल तो जाएगी, पर इसने आयंस नहीं प्रोड्यूस करे होंगे, ठीक है। जबकि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट पानी में जाकर के क्या प्रोड्यूस करके देता है आपको, आयंस, क्योंकि वो कैसा कंपाउंड है मेरे पास, एक आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो सकते हैं। सिर्फ आयोनिक कंपाउंड नहीं होते, कोवेलेंट कंपाउंड भी अपने पास आयोनाइज हो सकते हैं। बट कोवेलेंट में भी कौन से होते हैं, पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट के एग्जांपल जैसे HCl, ठीक है, अमोनिया वहां पर हो सकता है। बट ये आपके पास एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। और इसका मतलब है जो हम लोग यहाँ पे शुगर की बात कर रहे हैं, विच इज ग्लूकोज। ये सॉलिड है, एज फॉर सॉलिड। फिर आपने जब इसको पानी में मिला दिया तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में पहुंच गई आपकी शुगर। तो ये है अपने एक्वस फॉर्म में, बट ये आयंस की फॉर्म में नहीं आएगा। आप इसको आयंस की फॉर्म में यहाँ पर आयोनाइज नहीं कर सकते हो, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई इतनी बात समझ में।
अब बढ़ते हैं उस चीज पर जहां से ये चैप्टर मैं कहूं आपका स्पेसिफिकली अब एक स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से रहेगी। ये कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के दे रखे हैं आपको, काफी सारे एग्जांपल आप यहाँ पे लिखे हुए देख सकते हो। तो आज अपने पास अब शुरू करते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ते हैं कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज किया जाएगा तो इनमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या यहाँ पर आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है। वैसे भी हम लोग थोड़ी देर पहले देख करके आए थे कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को यहाँ पर पानी में डालूं और अगर वो मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है तो वो अपने कुछ आयंस यहाँ पर फर्निश करके दे देगा सॉल्यूशन में। ठीक है, कुछ आयंस आपके फर्निश हो जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे रहेंगे जो कि डिसोसिएट या आयनाइज नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे मेरे पास वहां पर पड़े रहेंगे। तो ये जो चीज है यहाँ पर, ये किस चीज पर डिपेंड करती है मेरे पास, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको ये बताएगा कि एबी मॉलिक्यूल्स के कितने आयंस आपको सोल्यूशन में मिलेंगे। जितनी हाई किसी की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी वो उतने ज्यादा आयंस आपको सोल्यूशन में वहां पे फर्निश करके देगा, और जिसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है वो आपको कम आयंस प्रोड्यूस करके देगा सोल्यूशन में। तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वैसे भी कैसे होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लो, इनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो लो है। ठीक है, ज्यादा हाई होती नहीं है, लो होती है। अब लो में भी देखेंगे कि कितनी होती है और क्या चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। तो सबसे पहले यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके पास नेक्स्ट विच इज ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। देखो अब ओस्टवाल्ड लॉ को यहां पर समझेंगे, जो ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ है काम कैसे करता है। ये एक जनरल सिनेरियो यहां पर दे रखा है, एक जनरल सिनेरियो के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, फिर एक रिएक्शन का एग्जांपल भी अभी यहां पर लेंगे। ए बी था, हमने माना था मेरा ए बी मॉलिक्यूल आयनाइज होकर के ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, जब तक आपकी ये रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, इनिशियल का मतलब होता है जब टाइम जीरो है, जब तक आपका टाइम जीरो है तब क्या होगा, जितनी भी कंसंट्रेशन है वो किसकी रही होगी, पूरी की पूरी रिएक्टेंट की। ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है यहां पर इस कॉलम में, ये दोनों मेरे को किसको बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा कॉलम जो है आपके पास वो कंसंट्रेशन का है। ठीक है, किसका है अपने पास, ये कंसंट्रेशन का। तो आपने मान ली इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, सी, वो पूरी की पूरी किसकी रही होगी, ए बी की, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। कुछ समय बाद क्या होगा कि आपके पास जो चेंज है कंसंट्रेशन में वो कैसे आएगा कि अब इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। इनिशियली क्या है, टाइम इक्वल्स टू जीरो जब रहता है तो मेरे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती है, ये मैक्सिमम होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है आपके पास, जीरो होती ही नहीं है, बनेगा ही नहीं अभी तो प्रोडक्ट। विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपके पास समय आगे बढ़ा, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी ये क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास क्या होने लगेगी, यहां पर इंक्रीज होने लगेगी। तो वही चीज है कि वो जो इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है ना, उसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है, मैथ्स लगाएंगे, 7th 8th क्लास की मैथ्स लगाते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास मान करके चलते हैं कि कोई बच्चा है जिसने अपने दोस्त को पैसे उधार दे रखे, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलो ठीक है, ये हर्षित है। ठीक है, हर्षित ने क्या करा, हर्षित ने अपने पैसे अपने दोस्त को उधार दे दिए। तो किसको उधार दिए, चलो ठीक है, इसने सिद्धार्थ को उधार दिए। बात समझेंगे, यहां पर बकवास नहीं करनी है। यहां देखो, हर्षित के पास मैं कहता हूं 100 रुपए थे। ठीक है, शुरुआत में हर्षित के पास 100 रुपए थे। सिद्धार्थ जो है, इसने सिद्धार्थ के पास कितने रुपए देखे, ठीक है, इस पे पैसे नहीं है। तो हर्षित ने क्या करा, हर्षित ने सिद्धार्थ को पैसे दे दिए। आई बात समझ में, हर्षित ने सिद्धार्थ को रुपए दे दिए यहां पर। तो हर्षित ने अगर इसको अपने पास 40 रुपए दिए, हर्षित ने इसको कितने रुपए दिए अपने पास, 40। तो अब हर्षित पे कितने रुपीस बचे, 60 रुपीस बचे। बहुत आसान है बताना, क्योंकि मैंने ना एक फिगर का नाम लिया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 40 रुपए दिए। हर्षित ने सिद्धार्थ को कितने रुपए दिए, 40 रुपए दिए। इसलिए बताना आसान था, इसलिए बताना इजी था। अब मैं इसको कहता हूं कि मैं कहता हूं इसको ना परसेंटेज में बोल रहा हूं मैं, कि हर्षित ने सिद्धार्थ को अपने अमाउंट का कितना परसेंट पैसा दिया, 40% दिया। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि हर्षित ने अगर सिद्धार्थ को अपने पास जितने भी पैसे अवेलेबल थे उसका 40% दे दिया, तो हर्षित पे कितना बचा,
हर्षित पे कितने रुपए बचे, कैसे निकालेंगे? 100 में से क्या माइनस कर देंगे? 40% ऑफ 100, यही तो होगा। क्या माइनस करेंगे? ये आपका वो अमाउंट है, ये आपकी क्या है, ये आपकी इनिशियल अमाउंट है जो हर्षित पे थी, और हर्षित ने 100 रुपए में से 40% उसको दे दिया, तो 40% किसका गया? 100 को ही तो गया। तो जब मैं आंसर निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? यहां से आएगा तो 60 ही। अच्छा, सिद्धार्थ पे कितने रुपए बढ़ गए? सिद्धार्थ पे शुरू में कितने रुपए थे? 0, और इसको 40% मिला। किसका 40% मिला? तो 40% ऑफ 100, तो आंसर कितना आया यहां से? 40 रुपीज। तो वो जो 100 थे ना, वो 100 दोनों में बढ़ गए, 60 प्लस 40 का पार्ट होके बढ़ गए। सेम चीज यहां, अरे बकवास मत करो, यहां देख लिया करो, बेवकूफों की तरह हंसते रहेंगे, पढ़ना लिखना है नहीं। यहां देखो, इधर सेम चीज यहां पर होती है मेरे पास। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज क्या होती है? ये परसेंटेज आपके पास रेट है कि किस रेट से मेरे पास पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो हर्षित के पास से जो पैसा गया सिद्धार्थ को, वो किस रेट से गया? 40% के रेट से गया। तो एक जगह पैसा कम हो रहा है, दूसरी जगह बढ़ रहा है। ये जो 40% था, 40% किसको डिपिक्ट कर रहा है मेरे पास? रेट को, कि किस रेट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। सेम चीज यहां पर होती है कि किस रेट से आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कंसंट्रेशन कम होगी तो किसकी होगी? रिएक्टेंट की। जिस रेट से इसकी कम हुई है, उसी रेट से दूसरे वाले की क्या हुई होगी? बड़ी होगी। तो शुरुआत में ये जो अल्फा है, ये अल्फा हम लोग क्या ले रहे हैं? अल्फा आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। आ रही है बात समझ में? जो अल्फा है मेरे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कहना गलत होगा, क्या कहना चाहिए इसको? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि जो आपके पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, उनका आयनाइजेशन होता है। तो अल्फा रेट से इसका आयनाइजेशन हुआ, मतलब अल्फा रेट से उधर कंसंट्रेशन ट्रांसफर होगी। तो ये शुरुआत में सी था, तो कितना घटा होगा? हर्षित के पास पैसा कितना घटा? अपनी अमाउंट का 40%। तो अगर मेरे पास शुरुआत में कंसंट्रेशन सी थी, तो कितनी कंसंट्रेशन घट जाएगी? सी अल्फा घट गई, क्योंकि अल्फा का रेट है और सी पर वो रेट चल रहा है। यहां पर सी का काम 100 कर रहा है, ऐसा समझना, ठीक है? तो इसलिए लिखा है माइनस सी अल्फा। जितना ये लूज करेगा उतना दूसरा गेन कर लेगा। तो ए और बी दोनों गेन करेंगे। इधर कितने मोल हैं इसके आगे? एक एक एक, तो एक पे एक का लेके चल रहे हैं, ये एक पे एक का रेशियो चल रहा है। तो अगर इसने सी अल्फा लूज करा तो इन दोनों ने कितना गेन करा होगा? सी अल्फा गेन करा होगा। फिर तो अब कंसंट्रेशन बची कितनी? तो ये जो मेरे पास पार्ट सी है, ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। भाई शुरुआत में हर्षित के पास 100 रुपए थे, तो मैंने 100 में से 100 का 40% ही तो माइनस किया था। तो ये 100 पैसा समझना है, 100 को बता रहा है ये कंसंट्रेशन। तो 100 माइनस 40 टाइम्स ऑफ 100, तो सी माइनस सी अल्फा, ये बच गया। तो इन पे कितना बचा होगा? ये तो शुरू में 0 थे ना, तो 0 में अगर सी अल्फा जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? सी अल्फा। और यहां भी 0 में सी अल्फा जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? सी अल्फा। ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में यही करना होता है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन होती। तो आपको कह रहे हैं जो आयनाइजेशन सिस्टम है इस कांस्टेंट का, उसको निकालने का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। किसका फॉर्मूला है वैसे? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो आयनाइजेशन जो कांस्टेंट आप यहां पर देख रहे हो, आयनाइजेशन कांस्टेंट कुछ नहीं है, इस केस में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। बट ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर? आयनाइजेशन कांस्टेंट। इसको निकालते हैं। अब इसको एक रिएक्शन एग्जांपल से निकालेंगे, और यहीं से हमारे पास ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन जो है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसको आपको मैं निकाल करके बताता हूं कि कैसे आपको ये चीज करनी है, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तब। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन दिखाना है वो किसका आयनाइजेशन दिखाना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेंगे या वीक का? ध्यान रहे, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट से शुरुआत करेंगे। स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं करना है, वीक के लिए करना है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जब अपने पास आयोनाइज होगा, अरे यहां समझो, CH3COH प्लस में इसको कहता हूं कि आपने इसको ले जाकर के किस में डाल दिया? मेरे पास वाटर में। अगर किसी भी एसिड को वाटर में डालेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि एसिड क्या रिलीज करते हैं? अपना H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव अगर वाटर के साथ कंबाइन कर गया, जब ये अपने पास ब्रेक होगा तो CO नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव और H2O मिलकर के क्या बना देंगे?
ये दोनों बहुत बढ़िया एल्कोहल, एल्कोहल ही बनाना। H पॉजिटिव और H2O मिलकर के बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो आपके पास कौन सा आयन बाहर हो गया यहां से, और अपने पीछे उसने कौन सा आयन छोड़ा है, एसिटेट आयन, CH3CO2 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ये पहली चीज हुई यहां पर शुरुआत में। अब जैसा आपने पीछे किया था सेम चीज आपको यहां पर करनी है। इनिशियली बताओ मेरे को, इनिशियल जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी ली जाएगी यहां पर, C ले ले। इन दोनों की कितनी आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन, 0। ये तो अभी बना ही नहीं है। मान करके चल रहे हैं लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा की डिग्री से आयनाइज हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये अपने पास क्या अचीव कर लेंगे, इक्विलिब्रियम। तो अब यहां से डायरेक्ट निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन आई, अल्फा के रेट से, अल्फा के रेट से ये अपने पास डिसोसिएट हो रहा है, वो टूट रहा है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपने अल्फा ली है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो कितने डिक्रीज हुई होगी, सी अल्फा डिक्रीज हो गई होगी। और इनिशियली था कितना ये, सी। तो वही बात है, 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 100 का उतना परसेंट उस पर कम हो गया, तो आप पे नेट आ जाएगा कि बचा कितना। ये जितना कम हुआ ये उतना बढ़ जाएंगे, तो ये भी सी अल्फा आएगा और ये भी सी अल्फा आएगा। ठीक है, जो भी पीछे सीख के आए सेम चीज उसको यहां पर लगा दी। अब यहां पर अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कहता है कि के कैसे निकाला जाएगा। के कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसको डिवाइड करा रहे हैं यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट में मेरे पास है CH3COH और वैसे एक आ गया आपके पास यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, अब यहां पे बात पे जरा ध्यान देंगे। हम लोगों ने सभी की यहां पे कंसंट्रेशन लिखी, ठीक है, सभी की कंसंट्रेशन लिखी हुई, लेकिन मैंने H2O की कंसंट्रेशन नहीं लिखी। ये H2O की कंसंट्रेशन को नहीं कंसिडर करा हुआ। इसके पीछे क्या रीजन होता है, रीजन ये होता है कि जो पानी है अपने पास, जो वाटर है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू दैट ऑफ आपने इसके अंदर जो रिएक्टेंट डाला हुआ है, जो एसिटिक एसिड डाला है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो एक चीज हम लोग यहां पर क्लियर कर देते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है ये कैसे रहती है, रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहेगी। भाई पानी थोड़ी टूटेगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि वाटर के साथ H पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाते रहेंगे, मेरे पास हाइड्रोनियम आयन बनाते रहेंगे। तो अब जो यहां पर कंसंट्रेशन हम लोग लिखेंगे, देखो कंसंट्रेशन पे जरा ध्यान देंगे। CH3CO2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। H3O पॉजिटिव की भी कितनी है, सी अल्फा। एसिटिक एसिड की कितनी थी, सी अल्फा। और आपके पास एक बच गया यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये कैसी क्वांटिटी है मेरे पास एक, और ये के भी कैसा होता है मेरे पास। ये के अभी यहां पर किसका काम कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अगर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो क्यों ना इसको यहीं मल्टीप्लाई करा दो, कांस्टेंट्स को एक साथ ही रखना ज्यादा बेहतर होगा। तो वो के के साथ कौन चला गया मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब ये बन गया आपका C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और नीचे अगर C कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा। तो इस कांस्टेंट को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है मेरे पास Ka। इस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है आपके पास, Ka। Ka का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, Ka का मतलब यहां पर क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। C से C की एक पावर कैंसिल हो गई, आंसर कितना आ गया यहां से, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आई इतनी बात समझ में। तो Ka किसकी इक्वल आ गया अपना, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के। आई ये चीज समझ में। तो Ka किसका काम कर रहा है, ये है आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, आई इतनी चीज। अब एक सिनेरियो यहां पर कंसिडर करेंगे, वो क्या होगा कि अल्फा की जो वैल्यू है वो देखते हैं कैसी है। वीक एसिड्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, बहुत छोटी होती है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी का परसेंटेज 40 है, अगर किसी का परसेंटेज 40 है तो जब मैं उसको निकालूंगा तो 40% का मतलब हो गया 0.04। ठीक है, अगर किसी का 30% तो 30% का मतलब होता है 0.03। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज अपने पास वैल्यू यहां पर बन रही है,
जैसे कहीं पे 30% लिखा है तो 30% जो अपने पास बनेगा ये कितना बनेगा, ये 0.3 बनेगा। कहीं पे अपने पास किसी ने 10% लिख दिया तो 10% कितना बनेगा, 0.1। तो अगर इससे भी छोटी वैल्यू है आपके पास, अगर इससे भी छोटी वैल्यू है तो 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा निकल करके आएगा। तो पहला जो सिनेरियो ले रहे हैं केस 1, केस 1 में मान करके चल रहे हैं अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉलर। वेरी वेरी स्मॉलर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, और अगर ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया तो देयरफॉर 1 में से अगर उस नंबर को माइनस करूंगा बिना तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो 1 माइनस अल्फा नियरली किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो देयरफॉर ये जो के ए है ये के ए किसके इक्वल हो गया, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1, मतलब सी इंटू अल्फा स्क्वायर। तो देयरफॉर मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के ए बाय सी। ठीक है, तो ये आपको पुट करना होता है किस केस में, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनाइजेशन होता है तो अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके इक्वल आ जाता है, के बाय सी के। ये है आपका ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो ये है हमारे पास ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, लिख दो आप लोग इसको। नए टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोगों के, अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। देखो अगला टॉपिक आपके पास आ रहा है अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को देखते हैं। यहाँ पर तीन पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी आपके पास यहाँ पे आरएनएस के उससे, आरएनएस कॉन्सेप्ट से, फिर बारी आएगी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लुईस अप्रोच की। ठीक है, आरएनएस से शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं होता क्या है एसिड्स के बारे में। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास, सारिन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, फिर बिटर बेसेस होते हैं, सार कहते हैं उसको, सोर नहीं कहते, सारिन टेस्ट। ठीक है, तो एसिड जो है वो सारिन टेस्ट है। उसके साथ साथ ये लिटमस को क्या कर देंगे मेरे पास, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में। अगर ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पर जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में ज्यादातर जनता जानती है। ठीक है, एसिड्स के बारे में लोग यही चीजें जानते हैं, खट्टा होता है, लिटमस को ब्लू को रेड में चेंज कर देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा अगर मेटल पे पड़ेगा तो। बेसिस जो होते हैं करके देख लेना, बेसिस जो होते हैं हमारे पास वो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे साबुन होता है ना, जो आपके पास सोप होते हैं, सोप में जनरली जो है वो आपके पास एग्जांपल होता है एक बेस का। बेस में भी मैं कहूं तो एल्कलाई है क्योंकि पानी में घुल रहा है, तो वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। जैसे आपने देखा होगा नहाते हुए हमारे मुंह में अगर वो साबुन या शैम्पू चला जाए तो कड़वा लगता है वो। नहीं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ जो नहाते हैं, तो जो नहाते हैं उनके एक ना एक बार तो जो साबुन है वो बिल्कुल जीभ को लगता ही लगता है। ठीक है, नॉर्मल होता है। तो इंसान कभी तो छोटा रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो कड़वा टेस्ट है वो इस बात को बता रहा है कि वो जो सब्सटेंसेस वो बेसिक नेचर के, इट मींस आपका सोप बेसिक नेचर का है। तो जो बिटर टेस्ट है वो बिटर टेस्ट बेस रखेंगे, और जो एसिड्स होते हैं वो खट्टा टेस्ट रखते हैं। लेमन जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स भी कैसी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप टेस्ट देखोगे वो स्पिरिटेड टेस्ट है क्योंकि उसके अंदर कार्बोनिक एसिड है वहां पे। तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेंगे कौन, बेस। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब मॉडर्न पे आते हैं। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मेरे पास अगर मैं एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहूं एसिड को तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक ही लाइन में डिफाइन करेंगे तो पहला साइंटिस्ट बुरा मान जाएगा और दूसरा वाला जो है अपने पास वो खुश हो जाएगा, क्योंकि तीनों के अपने पास अप्रोचेस यहाँ पे अलग अलग है। अभी तीनों के अप्रोचेस पढ़ेंगे, मिलते हैं, हर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को वैसे मिलते हैं। यहाँ पे जो आरएनएस कॉन्सेप्ट है ये वाटर सेंटर्ड है। वाटर सेंटर्ड का मतलब है कि एसिड और बेस दोनों की अपने पास डेफिनेशन देने के लिए आपको वाटर के टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास प्रोटॉन सेंटर्ड है। प्रोटॉन सेंटर्ड का मतलब है कि यहां पर अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे, ये शेयरिंग के बेसिस पे चलता है। ठीक है, वो शेयरिंग किसकी होती है वो भी देखेंगे, बिल्कुल लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट। और एक वैसी होता है मेरे पास यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट आपके पास लोन पेयर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर्ड है, ये लुईस की अप्रोच है। ठीक है, तो तीनों की अप्रोचेस हमको पढ़नी है, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस। शुरुआत किससे होने जाएगी हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले आर्हेनियस से। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। आरएनएस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या मैं कहूं वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता है क्योंकि 10th में आपको पढ़ा रखा है। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में घुलने पर कौन सा एसिड रिलीज कर दे, H पॉजिटिव, वो एसिड है। और जो पानी में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव रिलीज कर दे वो मेरे पास क्या है, फिर बेस है। ये इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि अगर मैं एसिड्स की बात करूं जैसे HCl है, इनका कहना है अगर HCl को पानी में डाला जाएगा तो HCl अपॉन
HCl when dissolved in water it gives H positive plus Cl negative। अगर आप HNO3 को भी पानी में डालोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करके देगा आपको? H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये जो पहले दोनों एसिड्स हैं, दोनों कैसे एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग। मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड से कैसे पता चलेगा? मैं देखूंगा कि पर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ आयन से आपको फर्निश करके दे रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसी होती है? हाई। यहां पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसी रही होगी? हाई रही होगी। तो ज्यादातर, या मैं कहूं ऑलमोस्ट 99% जो अल्फा है, ये अल्फा कैसा है? अल्फा इट इज नियरली क्लोज टू 90 to 90%। अल्फा जो होगा वो आपके पास 90 से 99% के बीच में रेंज करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सबके लिए नहीं होता है। अब जैसे यहां पे अगला है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लाता हूं, मैं कोई वीक लाता हूं, तो वीक एसिड जैसे आप कार्बोनिक लिया है H2CO3, तो जो H2CO3 है ये भी जब पानी में डिसॉल्व होगा ना तो ये प्रोड्यूस H पॉजिटिव ही करेगा और उसके साथ साथ CO3 2 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। 2 H है तो यहां पे भी मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल अगर देखें तो अभी हमने पीछे पढ़ा था CH3COH, ये दोनों आपके पास वीक एसिड्स हैं। तो एसिडेट आयन CH3CO2 नेगेटिव अलग हो गई और आपका H पॉजिटिव अलग हो गया। ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए मेरे पास? वीक एसिड्स के। तो एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा? H पॉजिटिव तो प्रोड्यूस करके देगा ही देगा। तो ये वाली जो बात थी, ये वाली बात हमें बताई आरएनएस ने। इन्होंने बोला भाई आप कोई भी एसिड उठा लो, सभी एसिड में एक चीज कॉमन है, दे ऑल फर्निशेस H पॉजिटिव आयंस इन देयर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या आयनाइजेशन है वो कैसी होती है? लो होती है। इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम निकल करके आएगी, तो इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी निकल करके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू कम है। लेकिन बात क्या है कि आयनाइज दोनों ही होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और ये दोनों कैसे होते हैं मेरे पास? पार्शियली। तो ये केस किसका हो गया? कंप्लीट आयनाइजेशन का। तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो गए और ये कैसे आयनाइज हुए आपके पास? पार्शियली। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एज इट इज मॉलिक्यूल ही पड़े रह जाएंगे, आयंस बहुत कम बनेंगे। अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल कार्बोनिक के, तो 100 में से क्या पता सिर्फ 40 ही ऐसे हो जो आपके पास टूट करके आयंस बनाए, बाकी के बचे हुए 60 एज इट इज मॉलिक्यूल रहेंगे, वो आयनाइज नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 100 में से 99 लोग, यहाँ पे 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स आयनाइज होना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे आप मॉलिक्यूल्स मत रखो, मुझे आयन बना दो। तो यहाँ पे वो 100 में से 99 है। परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, कि 100 में से कितना मेरे पास यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो ये आरएनएस वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? आरएनएस एसिड में जो अपने पास कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि एसिड्स क्या रिलीज करके देते हैं मेरे को? H पॉजिटिव। तो अब ध्यान रहेगा ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये आरएनएस का कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर बेसिस, आप मुझे बता सकते हो बेसिस क्या कर रहे होंगे? बिल्कुल, जो आपके पास बेसिस है, बेसिस क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयंस। इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में मेरे को कौन से आयंस बना करके देंगे? OH नेगेटिव आयंस बना करके देंगे। अब OH नेगेटिव आयंस जैसे बन करके आ रहे हैं, तो आपने बोला कि बेसिस तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना करके देगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। फिर आपने बोला कि आपके पास KOH है, ये KOH भी क्या बना करके देगा अपने को? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। पहले दोनों जो बेसिस मैंने यहां पर लिए कौन सी कैटेगरी के बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो कैसी रही होगी? हाई। तो इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो कैसी आएगी? हाई निकल करके, काफी बड़ी वैल्यू रही होगी यहां पर अल्फा की। अब अगर बात करी जाए आपके पास बेसिस, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये भी क्या प्रोड्यूस करके देता है? अमोनियम आयन अलग हो जाएगा इसका आयनाइजेशन पर, और हाइड्रोक्सिल आयन मेरे पास अलग हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अगर सिनेरियो लिया जाए तो आप मेरे को बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? कैसा बेस है अपने पास? ये आपके पास एक वीक बेस है। तो वीक बेस के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? लो। तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहां पर लो रहा होगा। लेकिन बात ये होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मैं स्ट्रॉन्ग लेकर के आऊं चाहे मैं वीक लेकर के आऊं, सभी बेसिस में एक चीज कॉमन है, विच इज OH नेगेटिव। तो आरएनएस को अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? यहां पर वाटर की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसा हो गया मेरे पास? वाटर सेंटर्ड हो गया, कि वाटर की हेल्प से जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये वाटर सेंटर्ड जो कॉन्सेप्ट है ये यूज करा था आरएनएस ने। H पॉजिटिव लूज करने वाले एसिड्स और OH नेगेटिव लूज करने वाले मेरे पास बेसिस। स्ट्रॉन्ग भी बताया इन्होंने, वीक भी बताया। तो वीक वालों के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को लो और स्ट्रॉन्ग वालों के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हाई। ठीक है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों जगह आपको सेम चीज करनी है। ये मेरे पास बेस के लिए था और इससे पहले वाला हम लोगों ने किसके लिए समझा था? यहां पर अपना एसिड्स के लिए। तो एसिड्स में भी पार्शियल आयनाइजेशन देखा, यहां पर भी हम लोगों ने वीक बेस जो है इसको भी यहां पर मेंशन कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होगा? कैसा आयनाइजेशन होगा यहां पर? कंप्लीट। तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। जबकि वीक बेसिस कैसे रहेंगे मेरे पास? ये पार्शियली आयनाइज होंगे। आइए बात समझ में। तो ये है आरएनएस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपके पास अब जो बेसिस है, अगर हम लोग आरएनएस के अकॉर्डिंग देखें तो आरएनएस का कहना है कि बेसिस का काम क्या होता है? बेसिस का काम होता है OH नेगेटिव आयंस रिलीज करने का। ठीक है, तो एसिड्स पे अगर ध्यान दे तो एसिड्स ने क्या किया था? एसिड्स ने हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज किया है। ये अपने पास कौन सा आयन रिलीज कर रहे हैं और किसके अंदर रिलीज करेंगे? अपने एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन अब बात पता है क्या होती है? बात ये होती है कि ये जो H पॉजिटिव आया, ये H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट कर गया होगा? वाटर के। तो इसने कौन सा आयन बना दिया मेरे पास? ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब जो ये हाइड्रोनियम आयन आपके पास बना, अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूं तो हाइड्रोनियम आयन की अगर स्ट्रक्चर पे जाएं तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हाइड्रोनियम को बनाएंगे तो आपके एक ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन लगे यहां पे? टोटल 3। ठीक है, जहां पर आपके पास एक जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आगे जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ने जब हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रखे ना, इस पे 2 लोन पेयर भी बचे थे, पर अब कितने लोन पेयर बचे होंगे? सिर्फ 1। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, लेकिन जब इसको कोवेलेंट स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो कोवेलेंट में इसको फिर इस तरीके से लिखा जाता है, एक ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन दिखाते हैं और कहते हैं इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है मेरे पास? 1 पॉजिटिव का। ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। बात ये होती है कि जो हाइड्रोनियम आयन अभी आपके पास बना हुआ है, इस हाइड्रोनियम आयन पे ना अभी भी अगर एक और H पॉजिटिव जाता है, अगर एक और H पॉजिटिव जाएगा तो अब एक और H पॉजिटिव अगर यहां तक पहुंचता है, ठीक है, तो क्या होगा? बात यह है कि ये जो हाइड्रोनियम है ये दोबारा क्या करता है? ये दोबारा किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? मेरे पास वाटर के साथ। आ रही है बात समझ में? तो H3O पॉजिटिव ये चेन होती है, ये चेन है, रुकेगी नहीं। तो H3O पॉजिटिव अगेन कंबाइंस विद किसके साथ कंबाइन करेगा? ये H2O के। तो पता है क्या बनाएगा ये? अब फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? H5O2 यही बनेगा आपके पास, H5O2। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा यहां पर? फिर ये पॉजिटिव चार्ज, H5O2 पॉजिटिव। अब ये यहां पे भी नहीं रुकेगा, ऐसे ही सो ऑन अभी आगे आपके पास चलता रहेगा। ठीक है, कहां पर? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, H5O2 पॉजिटिव। नहीं 2 पॉजिटिव नहीं आएगा, एक ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है ना, उसने ऑक्सीजन ने अपने पास 3 बॉन्ड बना रखे। अब यहां पर जब ये लोन पेयर के थ्रू शेयर होता है तब अपने पास सिंगल चार्ज ही रखता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर से आपको समझ आएगा कि क्यों हुआ होगा ऐसा। कोई मेरे को बता सकता है इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर चलेंगे तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई है हमारे बीच ऐसा? ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बगल में हाइड्रोनियम आयन रखी हुई है मेरी। ठीक है, ये आपका H3O पॉजिटिव है, पहले वाले का O और अगले वाले का H, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही। कौन सा बॉन्ड है मेरे पास? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपके पास ये पूरी एक यूनिट हो गई यहां से यहां तक। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? H5O2 पॉजिटिव। पर ध्यान रहे यहां पर O और H की जो लिंकेज हुई है वो किसके थ्रू हुई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है,
तो ऐसे ही आगे आगे आप सिमिलरली कहां तक आगे बढ़ सकते हो, सिमिलरली इसके बाद एक और फॉर्म होगा, क्योंकि अभी हाइड्रोजन बॉन्ड रुकेगा थोड़ी। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद एक और वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, वो अगले वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो O है वो इसके H के साथ लग जाएगा, और ये तो चेन है तो चलती रहेगी। तो H5O2 के बाद किसकी बारी आनी चाहिए फिर? H7O4, ठीक नहीं, H7O3 पॉजिटिव, सिमिलरली H9O4 पॉजिटिव, ठीक है, चलता रहेगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर रुकेगा नहीं। तो आइए बात समझ में कैसे किया हम लोगों ने ये। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, हाइड्रोनियम आयन बचे हुए वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस चेन कंटिन्यूज, ये चेन आपके पास कंटिन्यू होती रहेगी जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा तो बता दोगे, यहां पर सिंपल है ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर दो इसको फटाफट जल्दी से, फिर बेस में भी बता देता हूं। सेकंड चीज अगर देखें तो अब बेसिस के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो बताओ बेसिस के लिए क्या बनेगा, जो चीज पीछे करके आए उसी को यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर बेस का केस आएगा तो बेसिस ने बताओ क्या रिलीज करा होगा, इसने तो H पॉजिटिव नहीं रिलीज करा होगा, बेसिस ने क्या रिलीज करके दिया होगा आपको, OH नेगेटिव। तो H2 और OH नेगेटिव अगर मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, H3O2 नेगेटिव। अब ये जो H3O2 आया है अब ये रुकेगा थोड़ी, अब ये H3O2 पे फिर से क्या होगा, वो फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो चेन है वो चलती चली जाएगी, बिल्कुल। अब अगला आना चाहिए एंड सो ऑन। अगर मैं आगे जाऊं तो अगला क्या फॉर्म होगा, H5O3 नेगेटिव, क्योंकि एक और H2O जुड़ा होगा। फिर अगला क्या बनना चाहिए, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से इसको आगे चलाएंगे। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट किसका है हमारे पास, आर्रेनियस का, ठीक है। तो आर्रेनियस ने बोला कि अगर आप एसिड और बेस को एक साथ डाल देते हो, इनका कहना है अगर एसिड और बेस को एक साथ डाल दिया गया तो एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाएंगे आपके पास, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, क्या नाम है इस रिएक्शन का मेरे पास, बिल्कुल सही, इस रिएक्शन का नाम है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं और बेस क्या रिलीज कर रहे हैं मेरे पास, OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव का सोर्स आपका एसिड है और OH नेगेटिव का सोर्स कौन है मेरे पास, तो अगर ये दोनों मिल गए तो क्या बना होगा, H2O। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है, देखो ये सॉल्ट बन कैसे रहा है, सॉल्ट बन रहा है आपके पास एसिड का जो कैटाइनिक जो एनाइनिक पार्ट है और वैसी बेसिस का जो कैटाइनिक पार्ट है। तो ये A नेगेटिव और B पॉजिटिव जब कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट क्या बन करके आएगा मेरे पास, AB, ठीक है। क्योंकि जो बेस रहा होगा, अगर मैं कह दूं कि आपके पास बेस BOH था तो एसिड क्या था आपका, H, ठीक है। H पॉजिटिव चला गया तो A नेगेटिव छोड़ा, OH नेगेटिव गया तो B पॉजिटिव छोड़ा, दोनों ने मिलकर के सॉल्ट क्या बना दिया आपके पास यहां पर, AB। अब आप इसमें जितनी मर्जी चाहे उतनी रिएक्शंस लिखो, जैसे HCl प्लस NaOH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से वाटर, तो Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाएंगे, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। अगला एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर देखें तो वो हो सकता है जैसे आपका HNO3 और एक बेस हम लोग यहां पर ले लेते हैं NH4OH। यहां पर क्या है आपके पास, NO3 नेगेटिव और NH4 है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और उसके साथ साथ फिर से क्या बाहर निकल जाएगी, H2O। तो ये है इनके न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा भाई अगर आप एसिड और बेस को एक साथ मिला देते हो तो एसिड और बेस को एक साथ मिलाने पर वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि एसिड जो है वो H पॉजिटिव का सोर्स बन जाएगा और बेस आपके OH नेगेटिव का सोर्स था, तो सॉल्ट प्लस वाटर की यहां पर फॉर्मेशन हो गई। अब बारी इस चीज की आती है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है, जितना अभी तक हम लोग सीख कर गए हैं, तो इसमें कमी क्या है, कि मतलब अच्छाई तो दिख रही है लेकिन कमी की भी बात कर लेते हैं। अगर यहां पर लिमिटेशन की बात करें तो देखो, लिमिटेशन के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि ये एसिड और बेस के बिहेवियर को तो काफी अच्छे से समझा रहा है, लेकिन कल हम लोगों ने बोला था इनका जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं पर एप्लीकेबल है, तभी तक एप्लीकेबल है जब तक आपके पास वाटर प्रेजेंट है। आपको एक्वस मीडियम चाहिए, क्योंकि अगर एक्वस मीडियम नहीं होगा तो ना एसिड अपना H पॉजिटिव लूज करेगा ना ही बेस। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक ही सीमित है। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे कई कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होती है, ऐसे कई कंपाउंड्स हैं जिनके पास क्या नहीं है, अपने पास हाइड्रोजन नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज एन एसिड, जैसे कि AlCl3। इनके हिसाब से AlCl3 एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, पर ये तो एसिड होता है। अभी देखेंगे आगे कैसे समझाया दूसरे साइंटिस्ट ने। फिर उसके बाद जो बेसिक कैरेक्टर है, जैसे अमोनिया का, अमोनिया बेसिक है नेचर में, सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक होता है नेचर में।
अब आप लोग ने वैसे पढ़ रखा होगा कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। और वैसे जो आपके पास मेटल होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स मेरे को बताना, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं, कैसे होते हैं नेचर में? मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं मेरे पास? एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो वहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, बट उसके बावजूद भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये इस चीज को नहीं समझा सकते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ये बेसिक इन नेचर है। और वैसे ही आपके पास जो अगला है यहां पर, अगला मतलब जो आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हो गए? ये एसिडिक हो गए नेचर में, तो ये इस चीज को भी नहीं समझा सकता है, ठीक है। एसिडिक नेचर, एग्जांपल के लिए मेटेलिक ऑक्साइड्स के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे सोडियम का ऑक्साइड ले लो आप, ठीक है। और क्या हो सकते हैं मेरे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है, बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे नॉन मेटेलिक में? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, बिल्कुल, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO2 भी हो सकती है, बहुत सारे। तो ये सब अपने पास एसिडिक है और ऊपर वाले अपने पास बेसिक है, बट इन पे हाइड्रोजन और OH दोनों पे ही नहीं है। यहाँ तो OH है ही नहीं और वहां ऊपर H नहीं है, पर ये फिर भी एसिडिक और बेसिक नेचर में। तो इसका मतलब इनका जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक हम लोगों को इसलिए देखने को मिल रहा क्योंकि ये हाइड्रोजन और OH पे ही अटक गए, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से आगे बढ़े ही नहीं, इसलिए ड्रॉबैक हमारे सामने आया। अब इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए जो आपकी बाकी थ्योरीज बची है, अब उस पर जरा फोकस करते हैं कि उसने कैसे इस चीज को समझाया। तो अब मेरे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, अगला कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ब्रॉन्स्टेड और उसके साथ जो दूसरे साइंटिस्ट है यहाँ पर लॉरी, इन दोनों का आपको यहाँ पे मिक्स्ड या फिर कंबाइंड एफर्ट पढ़ाएंगे कि ये एसिड और बेसिस को किस तरीके से देखते हैं। अब आप लोग इनके बारे में देखना कि ये क्या कहते हैं कि इनके हिसाब से ना जो एसिड है वो एसिड आपके पास प्रोटॉन डोनर है। एसिड क्या है मेरे पास? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर में भी जिस प्रोटॉन डोनर की ये बात कर रहे हैं वो असलियत में H पॉजिटिव डोनर है। इनका कहना है एसिड्स का काम है H पॉजिटिव डोनेट करने का। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव इसने डोनेट कर दिया। अगला ये कह रहे हैं कि जो बेस है वो बेस ना उल्टा इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इट मींस इनके हिसाब से जो बेसेस है, बेसेस का काम प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का है। तो बेस हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर और एसिड क्या हो गया आपके पास? प्रोटॉन डोनर, ठीक है। पर ये हो कैसे रहा है, इसको देखने के लिए अभी इसकी लिमिटेशन और एडवांटेजेस की बाद में बात करेंगे। इन्होंने बोला कि सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको वाटर का देना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं जो वाटर है ना, वाटर ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कैसे? आपने एसिडिक एसिड को पानी में डाला, अगर आपने एसिडिक एसिड को पानी में डाला तो आपके एसिडिक एसिड ने क्या लूज करा होगा? और वाटर के पास दोनों पार्ट होते हैं, एक H पॉजिटिव भी होता है और एक क्या होता है मेरे पास? OH नेगेटिव। अगर इसका H पॉजिटिव इसको मिल जाए तो ये क्या बना देगा आपके पास? H2O। लेकिन होता क्या है अपने पास, ये पूरा का पूरा H जो पॉजिटिव है वो किसके साथ जाकर के मिलता है? H2O के साथ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा का पूरा H पॉजिटिव किसके साथ जाकर के जुड़ता है? H2O के। तो आपके H2O ने किसको एक्सेप्ट करा है? H पॉजिटिव को। प्रोटॉन एक्सेप्ट करा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा फिर? एक बेस की तरह, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से। तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस के हिसाब से H3O पॉजिटिव बन गया, एसिडेट आयन बन गया। अगर मैं इसमें आरएनएस का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ये आरएनएस का कॉन्सेप्ट भी फिट हो रहा है, क्योंकि आरएनएस ने बोला था कि पानी में गिरने पे वो क्या लूज कर देंगे अपने H पॉजिटिव, तो वही चीज हो रही है। अब अगर मैं वाटर को ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह देखूं तो वाटर को ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आपने कार्बोनेट आयन लिया और कार्बोनेट आयन की रिएक्शन किसके साथ कराई? वाटर के साथ। तो वाटर के पास दो पार्ट हैं, एक तो H पॉजिटिव है और एक क्या है मेरे पास? तो आपका जो CO3 2 नेगेटिव है ना, ये कार्बोनेट आयन जाकर के किसके साथ जुड़ गया है? जो CO3 2 नेगेटिव था इस पे, ठीक है। ये मेरे पास CO3 2 नेगेटिव ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? एक सेकेंड, यहां पर ये आपके पास ब्रॉन्स्टेड बेस है। आपके CO3 2 नेगेटिव ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? H पॉजिटिव। तो जो -2 का चार्ज था वो कम हो जाएगा, -2 + 1 कितना बनेगा मेरे पास? -1। तो ये मेरे पास बाइकार्बोनेट आयन बन गई, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन कहते हैं इसको। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन यहां पर बनी है, क्यों बनी? क्योंकि आपका जो कार्बोनेट था उसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा, जो कि वाटर से आया। अब इस बार वाटर ने क्या डोनेट करा? प्रोटॉन H पॉजिटिव।
तो कौन डोनेट कर रहा है? वाटर ना, तो ये क्या कहलाना चाहिए फिर मेरे पास? ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। और वैसे वाटर का यहां पर जो अपने पास पार्ट बच गया वो था OH नेगेटिव। तो अगर वाटर H पॉजिटिव डोनेट करता है तो ब्रोंस्टेड एसिड, और अगर वाटर H पॉजिटिव गेन कर लेता है तो वो क्या बनेगा मेरे पास वहां पर? ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। इतनी बात आई यहां पर समझ में। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अब नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जो कि है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एंड इसी ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में और भी कई एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे अगर आप अमोनिया को देखो, अगर अमोनिया को भी वाटर में डाला जाए तो अमोनिया भी वाटर में आयनाइज हो जाती है और ये बनाती है अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। यहां पर क्या हुआ, ये जो वाटर था इसने क्या लूज करा? अपना H पॉजिटिव, और उस H पॉजिटिव को किसने गेन कर लिया? अमोनिया ने। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है या एसिड की तरह? तो ये बन गया मेरे पास ब्रोंस्टेड बेस। तो प्रोटॉन किसने रिलीज करी थी? आपके वाटर ने। तो ये क्या बनना चाहिए? ब्रोंस्टेड एसिड। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, और यहां से मेरे को देख के पता चल रहा है कि अमोनिया कैसे नेचर की है? बेसिक, क्योंकि ये क्या एक्सेप्ट कर रही है अपने पास? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो पिछली बार के हिसाब से यहां पे चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर दिख रही हैं, ठीक है। आ रही है ये चीज समझ में? यहाँ पे अमोनिया और वाटर वाला जैसे आपको बताया गया। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोगों के पास यहाँ पर रहते हैं। अब जैसे अमोनिया है ना, अब आपकी जैसे अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं बोलूं, अमोनिया ने HCl के साथ रिएक्ट करा, तो जब अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो तब क्या होगा? HCl जो अपना H पॉजिटिव लूज करेगा वो अमोनिया को मिल जाएगा, तो क्या बना देगा? ये अमोनियम आयन, और मेरे पास क्या बाहर रह गया? क्लोराइड आयन। तो HCl किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? एसिड की तरह, और अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर रही है? बेस की तरह। फिर से वही हो रहा है, क्योंकि अमोनिया एक्सेप्टर बन रही है, वो अपने पास इसको डोनेट कर रहा है। तो ये है किसका कॉन्सेप्ट? अपना ब्रोंस्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट फॉर द एसिड्स एंड बेसिस। तो इन्होंने एसिड और बेसिस को अपने पास बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया। इसके साथ साथ अब यहां से एक चीज और इन्होंने पता लगाई, इन्होंने कहा कि एक और बेहतर चीज हमारे पास हो रही है, और वो क्या हो रही है कि यहां पर बन रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब आप लोग जरा समझना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। इन्होंने कहा कि जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस है, जैसे अभी आप रिएक्शन पे ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि HCl की रिएक्शन H2O के साथ हुई तो यहां से क्या बना होगा? H पॉजिटिव वाटर के साथ H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और क्लोराइड आयन यहां से क्या हो जाएगी? अपने पास अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एसिड 1 है ना, ये एसिड जो पहला आपका एसिड है, अगर इसमें से H पॉजिटिव चली गई तो इसने अपने पीछे क्या छोड़ा? क्लोराइड आयन। इसका मतलब ये अगर आपका कॉन्जुगेट एसिड है तो इस कॉन्जुगेट एसिड का ये क्या बन जाएगा मेरे पास? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड से अगर उसके कॉन्जुगेट बेस तक पहुंचना है तो उस एसिड में से क्या बाहर निकाल दो? हाइड्रोजन, ठीक है। या अगर कॉन्जुगेट बेस को मैं हाइड्रोजन वापस दे दूं तो आप कहां तक पहुंच जाओगे? वापस उसके कॉन्जुगेट एसिड तक। सिमिलरली H2O है, यहां पे H2O किस में कन्वर्ट हो गया? H3O पॉजिटिव में। H2O से H3O पॉजिटिव कैसे पहुंचा होगा? इसने क्या एक्सेप्ट करा होगा? H पॉजिटिव। तो मैंने अभी क्या कहा था, अगर आप बेस को उसकी H पॉजिटिव वापस लौटा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास कॉन्जुगेट एसिड में। इसका मतलब H2O किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? कॉन्जुगेट बेस की तरह। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या रहा होगा इसका फिर? H3O पॉजिटिव, क्योंकि मैंने इसको H पॉजिटिव एक्सेप्ट करवाई है। तो एसिड का काम H पॉजिटिव लूज करने का है। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव जो भी एनायन आपके पास बचेगा वो उस कॉन्जुगेट एसिड का क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। और अगर मैं कॉन्जुगेट बेस को H पॉजिटिव वापस से अपने पास एक्सेप्ट करा दूं तो वो क्या बना देगी? उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आपके पास यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। सिमिलरली H2O और अमोनिया, अमोनिया और इसका H पॉजिटिव क्या बनाया गया? अमोनियम आयन। तो ये मेरे पास किसका पेयर बन गया? ये दोनों। अमोनिया को H पॉजिटिव मिल गई, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये क्या है? उसका कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो ये जो टेबल आपके सामने लगी हुई है ये है कॉन्जुगेट एसिड बेसिस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर अब मैं डिफाइन करना चाहूं कॉन्जुगेट एसिड को, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे पेयर अप होगा मेरे पास? कॉन्जुगेट बेस को क्या प्रोवाइड करा दी जाएगी? H पॉजिटिव। सिंपल है चीजें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया ये आसानी से समझ में। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा जहां पर मेरे को कंपाउंड्स दे रखे होंगे, हो सकता है कॉन्जुगेट एसिड आपको दे दें, उसका कॉन्जुगेट बेस पूछें, कॉन्जुगेट बेस दे देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड पूछ लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट बेस तक पहुंचने के लिए H पॉजिटिव हटाएंगे और कॉन्जुगेट बेस से कॉन्जुगेट एसिड तक आने के लिए उसमें क्या ऐड करवाएंगे अपने पास? H पॉजिटिव, ठीक है, कर दो आप लोग इसको नोट। अब अपने पास जो कॉन्सेप्ट आता है, देखो ब्रोंस्टेड का जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट था, ये ना आपके पास कुछ एसिड्स लगे हुए हैं जहां पर मैं मीथेन से शुरुआत करके कहां तक जा रहा हूं? HCl तक जा रहा हूं। ये अपने पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है किस चीज का? इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का।
इसका मतलब जो जितना ऊपर रखा हुआ है वो उतना अच्छा एसिड है, और जो जितना नीचे रखा हुआ है वो उतना बेकार एसिड है। ठीक है, सिमिलरली क्या है कि आपको ना इसके बगल में यहां पर बेस का भी एक ऑर्डर दिख जाएगा, ये बेसिस के लिए, ये बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ है। करना क्या होता है, अगर आपको एसिड पता है तो आप एसिड का क्या बना दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, उसमें से क्या बाहर निकालना पड़ेगा आपको, H पॉजिटिव, और अगर मैं बेस को H पॉजिटिव गेन करा दूं तो वो उसका आपको क्या बना करके दे देता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस, अगर आपका ये एसिड HCl में देखूं तो ये अपने पास सबसे बेस्ट है, ये एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बना मेरे पास, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बना, ये क्या हो गया अपने पास, इसका कॉन्जुगेट बेस। पर पता है क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जब आप ऊपर से नीचे बढ़ोगे ना तब स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब Cl नेगेटिव कैसा बेस है आपके पास, वीकेस्ट। तो एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो वीकेस्ट होते हैं, और सिमिलरली जो वीकेस्ट एसिड है, वीकेस्ट एसिड का जो कॉन्जुगेट आपके पास बेस है वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उल्टा चलता है। तो कभी आपसे स्ट्रेंथ कंपेयर करवा लें तो अब आप स्ट्रेंथ कंपेयर करके दे दोगे क्या उन्हें, अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करवाते हैं तो। इसको तमीज से लिख देता हूं मैं, बहुत ही बकवास तरीके से लिखा मैंने, स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोराइड के ऊपर, कहां पर, HCl। इसमें ऐसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबल थे वो। HF है इसमें, ये देखो ये आपके पास HF है। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको ये नहीं देखना है कि HF सबसे स्ट्रांग होता है, जो HCl है उससे ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। क्लोराइड जो है आपके पास, क्लोराइड आयंस वहां से निकल रहे हैं, तो क्लोरीन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इसलिए HCl ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। ये हमने वहां पर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में। इस टेबल के हिसाब से HCl स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं HCl हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, अभी हम लोग जितनों का कंपैरिजन कर पा रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि ये टेबल आपको बता रही है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये वीकेस्ट है एसिड्स में। बेसिस में उल्टा है, बेसिस में सबसे नीचे वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और ऊपर वाला आपके पास वीकेस्ट होगा। तो ये था आपके पास किसका कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट फॉर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आगे चलते हैं इसमें। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ करके आए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला तो ये है कि भाई मेरे को यहाँ पर कोई वाटर डालने की जरूरत तो नहीं पड़ी, ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोगों को ले जाकर के पानी में आयनाइज करना पड़ा। सबसे अच्छी बात यही थी कि इसमें हम लोगों को कोई सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर नहीं लाना। तो ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स तक अपने पास लिमिटेड नहीं है जिसमें क्या हो, जिसमें आपके पास आयनिक स्पीशीज में एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, यहां पर वो हम लोगों ने हाइड्रोनियम आयन बना करके नहीं देखा, हमने आयनिक स्पीशीज उठाई, मतलब जो अपने पास आयंस की फॉर्म में स्प्लिट हो सकती हैं, और वहां पर आपको एक कैरेक्टर पढ़ाया गया। फिर जैसा मैंने बोला एक्वस मीडियम आपको नहीं चाहिए टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक नेचर, एंड इवन इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग नो OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब से पहले आपको क्या पढ़ाया था, अब से पहले अगर देखा जाए तो आरएनएस ने बोला था कि मैं तो बेस उसी को मानूंगा जिसके पास कौन सा आयन हो, OH नेगेटिव आयन हो डोनेट करने के लिए। अमोनिया पे तो नहीं है, पर ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से अमोनिया क्या है, एक बेस है, और ये बात गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर ये कहते हैं सोडियम कार्बोनेट भी बेस है। तो ये वाली चीज आरएनएस नहीं समझा सकते थे तो ब्रॉन्स्टेड ने समझा दी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की ये आपके पास एडवांटेजेस थी। एंड अगला आ जाते हैं लिमिटेशन पर, कहां पे ये काम नहीं कर सकता है। अब कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। ये ना एसिडिक होते हैं नेचर में। ये तीनों कंपाउंड्स कैसे हैं मेरे पास नेचर में, एसिडिक। पर इस पूरे कॉन्सेप्ट में इनका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, यहां पर अब इसी के लिए क्या होगा, इसी के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाएंगे भी, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि इनको क्यों नहीं डिस्कस करा, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन नहीं है। अब इस पे हाइड्रोजन नहीं है तो मैं इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बना सकता, तो इसलिए इनको इन्होंने इंक्लूड ही नहीं कराया। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी क्या कर रहे थे, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी सिर्फ उन कंपाउंड्स को इंक्लूड करा रहे थे जिनके पास हाइड्रोजन थी। ठीक है, ताकि उसका कॉन्जुगेट बेस बना सके, इसका नहीं बना सकते थे। और ना ही ये मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में ज्यादा समझा सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड का कहने का मतलब है, एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के। जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेस एसिडिक होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हुआ करते थे मेरे पास, बेसिक। ठीक है, ये चीज हम लोग ने इससे पहले भी देखी थी जब हमने आरएनएस की लिमिटेशन करी थी, तो वहां पर भी सेमी लिमिटेशन था।
अब चलते हैं इसके ऊपर एक और नए कॉन्सेप्ट पर, विच इज लुईस कॉन्सेप्ट फॉर द एसिड्स एंड बेसिस। अब लुईस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है ना, मॉडर्न अप्रोच में सबसे आखिरी अप्रोच है वो लुईस की रहेगी, ठीक है। तो लुईस अप्रोच अब आप समझना, जैसे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, ये वही वाले लुईस हैं। अब आपके पास जो अगला कॉन्सेप्ट है लुईस का, ये लुईस का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा हाइड्रोजन से और हाइड्रोक्साइल से परे है ना। यहाँ पर कोई H पॉजिटिव की बात करेगा ना OH नेगेटिव की। तो फिर बात किसकी करेंगे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग लोन पेयर की। तो यहाँ पर अपने पास लोन पेयर जो है वो लोन पेयर या तो डोनेट हो रहा होगा, और अगर किसी ने डोनेट किया तो दूसरे वाले ने फिर उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो यहाँ पर बात होगी डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द लोन पेयर। तो लुईस कहते हैं कि भाई मैं लुईस बेस उसको मानूंगा जिसने लोन पेयर डोनेट करा। कोई भी एक ऐसी स्पीशी जो कि लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखती है वो लुईस बेस कहलाएगी, और जिस स्पीशी ने उसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करा होगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास, लुईस एसिड। तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है, क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोन पेयर की डोनेशन हुई तो वो लुईस बेस, और जिसने एक्सेप्ट करा वो मेरे पास क्या बन गया होगा, वहां पे लुईस एसिड बन गया होगा। एग्जांपल के लिए जैसे यहां पर हम लोग कहते हैं कि आपके पास कोई बी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है और इस पे लोन पेयर है, तो ये जाकर के किस पे अटैक कर देगा, अपने ए पॉजिटिव पर। पॉजिटिव चार्ज किस चीज को बताता है, पॉजिटिव चार्ज बताता है मेरे पास यहां पर फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इसको अपने पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पर जरूरत से ज्यादा थे। ये एक लोन पेयर लेके घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज से मैंने इसको दिखा रखा है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ना इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, ए को, ए पॉजिटिव को, कैटायन को। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, ए बी, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखे तो इसको सही से लिख देते हैं, ए बी लिखेंगे इसको, क्योंकि कैटायनिक पार्ट पहले आता है फिर एनायनिक पार्ट आती है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो आपका जैसे बी नेगेटिव है, इसने अपना लोन पेयर इसको ए को शेयर करा, तो अभी आपके पास ए बी यहां पर बन करके आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव है, अगर H2O को H पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो क्या बनाता था, H3O पॉजिटिव बनाता था। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या चाह रहा है, ऑक्सीजन चाह रहा है कि वो अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर दे, H पॉजिटिव को, जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये आपके पास कौन से आयन की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोनियम आयन की। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आप H3O पर लगा हुआ देखते हो ना, हम लोग दिखते तो H3O पॉजिटिव है, पर एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज होता किस पर है, ऑक्सीजन पर, क्योंकि लोन पेयर किसकी तरफ से ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन की तरफ से। अब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ इसमें, मैंने कौन सा बॉन्ड दिखाया हुआ है, कोवलेंट। तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए ना, अगर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो इससे क्या होगा, इससे ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 6 तो पहले होते हैं, 7 8 9, तो 9 कैसे हो गए। तो 9 को 8 लाने के लिए, 9 इलेक्ट्रॉन को फिर से 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए उसमें कितना ऐड करेंगे, -9 में कितना ऐड करूंगा, +1, तो वो -8 होगा। ये रूल होता है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिपिक्ट करते हैं इसको। तो इसलिए ऑक्सीजन पे वो पॉजिटिव चार्ज है। अदरवाइज अगर बात करी जाए तो हाइड्रोनियम फॉर्म कैसे होता है, हाइड्रोनियम फॉर्म होता है जो H2O था, H2O में जो ऑक्सीजन है उसने अपना एक लोन पेयर किसको शेयर कर दिया, हाइड्रोजन को, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। वैसे एक्चुअल में क्या होता है यहां पर अपने पास, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। आई इतनी बात समझ में, क्या शेयर हो रहा है अपने पास यहां पर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर हो रहा है। तो जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे तब तक तो नॉर्मल है चीज, तब तक यहां पे अभी अपने को कोई चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चार्ज दिखाओगे तो किस पे दिखाओगे, फिर पूरे मॉलिक्यूल पर। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड आपको बोलूं ये चार्ज है किस पे, वैसे ऑक्सीजन ने बेयर करा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर आप कोवलेंट स्ट्रक्चर में जाओगे तो वो 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, इट मींस एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग वहां पर दिखाएंगे। चलो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, यहां पे ध्यान देंगे जरा। अब अपने पास जैसे मैंने आपको बोला कि H पॉजिटिव जो है, इस H पॉजिटिव को किसने मदद कर दी, आपके वाटर मॉलिक्यूल ने मदद कर दी। ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूं तो जिसकी हम लोग लिमिटेशन पढ़ के आए थे ना, अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कि AlCl3 जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो अगर AlCl3 एसिडिक नेचर की है तो इसको किसने नहीं समझाया था, इसको आपके पास ब्रॉन्स्टेड ने नहीं समझाया, लुईस कह रहे हैं लेकिन भाई मेरे पास इसका इलाज है। कैसे इनके पास इसका इलाज, ये कहना चाहते हैं कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसमें एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, सिंगल, 3। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा तो इसकी अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी, 1s2 3s2 3p1, 4 6 10 2 12 1 13। तो इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 तो पहले से थे, 3 और आ गए, तो अभी भी तो 6 हुए। तो वैसे एल्यूमिनियम कैसा कंपाउंड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड वैसे कैसा कंपाउंड है आपके पास, एक
ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है अपने पास यहां पर कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रखा है। तो पता है क्या होगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के बगल में अगर मुझे बताऊं मैं अमोनिया को ले आऊं, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होती है इस पे कितने लोन पेयर होते हैं? नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। अगर ये अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को शेयर कर दे, अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अमोनिया को एल्यूमिनियम को शेयर कर दे, तो क्या इसका काम बन जाएगा? तो यहां पर ये लोन पेयर किसने शेयर करा? लोन पेयर शेयर्ड बाय नाइट्रोजन। अब इससे क्या हुआ है, जो एल्यूमिनियम था, इस एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? नाउ 8 हो गए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपके पास हाइपोवेलेंट नहीं है, जबकि इससे पहले जो AlCl3 था, ये कैसा कंपाउंड है मेरे पास? एक हाइपोवेलेंट है। क्या अब ये हाइपोवेलेंट है क्या? अब हाइपोवेलेंट नहीं है, अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 तो पहले थे, एक लोन पेयर आ गया यहां से। किसने करा लोन पेयर शेयर? यहां पे अमोनिया ने। अमोनिया ने लोन पेयर शेयर करा है नाइट्रोजन के थ्रू, तो ये किसका काम करेगा? यहां पर इस ऊपर वाले एग्जांपल में NH3 किसकी तरह एक्ट करेगा? एक लुईस बेस, ठीक है। और AlCl3 किसकी तरह एक्ट करेगा मेरे पास? एक लुईस एसिड, क्योंकि इसने उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करा है? एक्सेप्ट करा है। तो जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड, और जो डोनेट करता है आपके पास वो क्या है? लुईस बेस है, ठीक है। सिंपल है चीजें यहां तक। ये वाला एग्जांपल आया समझ में यहां पर, अमोनिया वाला और AlCl3 वाला। तो ये है अपने पास एग्जांपल किसका? लुईस बेस और लुईस एसिड का, कि लुईस बेस और लुईस एसिड काम कैसे करते हैं। तो देखो अब इन्होंने कितने इजीली समझा दिया AlCl3 को। सिमिलरली अगर मैं BF3 की बात करूं ना, जो आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, अगर कोई बच्चा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड पे आए तो वो इससे भी समझ सकता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सेम ही कैटेगरी में आ जाएगा। BF3 को अगर आप देखोगे तो बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो BF3 पे अगर देखें, ये क्या कोई गया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड पे अगर देखें तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे? अभी एल्यूमिनियम फैमिली का मेंबर है, 3 बॉन्ड बना करके बैठा है, तो इस पे भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 ही है। किसके पास? बोरॉन के पास। तो ये भी कैसा कंपाउंड है मेरे पास? एक ये भी हाइपोवेलेंट ही है नेचर में। अब अगर ये हाइपोवेलेंट है नेचर में, तो कौन मदद कर सकता है इस BF3 की? भाई अमोनिया इसकी भी तो मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? आप कहो कि ये अमोनिया यहां पर आए और अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर दे? ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो BF3 है, BF3 के बोरॉन को, तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है अभी ये BF3? क्या करा इसने? लोन पेयर को एक्सेप्ट करा, तो क्या बन गया मेरे पास? ये लुईस। और अमोनिया क्या बन जाएगी आपके पास? लुईस बेस। बिल्कुल सही। तो एक हो गया लुईस बेस और एक है लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला लुईस बेस है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला आपके पास क्या है? यहाँ पे लुईस एसिड है, ठीक है। ये था आपके पास क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस। लुईस की अप्रोच है एसिड्स और बेसिस को लेके। ये कहते हैं भाई मुझे हाइड्रोजन का झंझट नहीं करना, ना हाइड्रोजन को लेके आएंगे ना हाइड्रोक्साइड को लेकर के आएंगे। ये कहते हैं मैं तो लोन पेयर के हिसाब से समझाऊंगा कि लोन पेयर के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ये है आपके सामने कहानी लोन पेयर की। एक और एग्जांपल पे अगर देखें, अगर आपका BF3 रहता, मैं आपको कहता कि इसकी मदद करने फ्लोराइड आयन आया, क्या फ्लोराइड आयन इसकी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि फ्लोरीन पे नॉर्मली कितने लोन पेयर होते हैं अपने पास? 3 लोन पेयर, ठीक है। फ्लोरीन, अब ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड आयन का मतलब इस पे जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज क्या मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये एक लोन पेयर और कैरी कर रहा है। नेगेटिव चार्ज कब आया होगा इस पे? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचा ही होगा। 7 होते हैं ना आउटर मोस्ट में, तो अपना तो खींचा ही होगा, दूसरे का भी खींच के ले आया। तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में वैसे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में से मैंने 6 तो दिखा दी इन दी फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर, पर ये 7 के साथ 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि 7 तो इस पे पहले थे, एक और छीन के लिए आया। कौन? नहीं, ये तो रिएक्टिव है अभी, इस पे चार्ज है ना, मतलब इस पे ये जो लोन पेयर बची हुई है, ये आपके पास लोन पेयर जो इसमें चीनी होगी, ये क्यों आ रही है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है भाई फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मुझे बताओ? 1s2 2s2 2p5 कितने इसके आउटर मोस्ट में? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं देखूं तो इसके आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 इलेक्ट्रॉन के बाद एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? आपने बोला HF था, अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड था और ये टूट गया तो H पॉजिटिव अलग हो गया, F नेगेटिव अलग हो गया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ टूटा होगा?
ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ टूटा? फ्लोरीन की तरफ। यहां पर ये जो HF है, HF को अगर देखेंगे तो जो बॉन्ड टूटा वो फ्लोरीन की तरफ टूटा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का ये लगा हुआ है। भाई ये इलेक्ट्रॉन किसका है? फ्लोरीन का। और ये वाला किसका है? हाइड्रोजन का। तो फ्लोरीन ने अपना तो रखा ही रखा, हाइड्रोजन का भी रख लिया। तो फ्लोरीन ने अपने 7 तो रखे ही रखे, 8वां भी लिया है ना। तो अब कितने हो गए? 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 लोन पेयर दिखाने चाहिए ना। ये रहे आपके 4 लोन पेयर। मैंने व्हाइट इसलिए दिखाया ताकि आपको पता रहे कि भाई ये वो लोन पेयर है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण बना। तो अगर अब ये BF3 के साथ रिएक्ट करता है तो BF3 कैसा मॉलिक्यूल था मेरे पास? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास? BF4। और कैसा चार्ज कैरी करेगा ये मॉलिक्यूल मेरे पास? एक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। नेगेटिव चार्ज क्यों कैरी कर रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से है? बिल्कुल, क्योंकि आपका जो फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड ने तो लोन पेयर की डोनेशन करी है ना। भाई फ्लोरीन ने क्या शेयर करा होगा अपना? लोन पेयर। BF3 में भी एक लोन पेयर बचा हुआ था। जो BF3 है, BF3 तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे लोन पेयर नहीं बचा है। वही है ना, इसको तो उल्टा लोन पेयर की जरूरत थी। तो अगर फ्लोरीन अगर इसको अपने पास डोनेट कर दे एक अपना लोन पेयर, तो अब कितने लोन पेयर बचा लेगा आपका फ्लोरीन? 3। ठीक है, एक जो लोन पेयर है वो इसकी तरफ डोनेट हो चुका है। आई बात समझ में? तो लोन पेयर डोनेट हो गया, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। देखो पीछे वाले जो एग्जांपल है, पीछे वाले एग्जांपल में ना मैंने यहाँ पर अमोनिया का लोन पेयर इस पे दिखा रखा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था लोन पेयर डोनेट होता है। ठीक है, जब डोनेट हो गया होता है तो उस पे बनाते नहीं है लोन पेयर। जब डोनेट हो गया होता है तब बनाना एक गलत बात है। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, टीचर जो है वो मार्क्स नहीं देते हैं अगर आप वहां पे लोन पेयर शेयर भी कर रहे हो और दिखा भी रहे हो। भाई जब दिखा रहे हो तो फिर शेयर कैसे हो रहा है? और शेयर हो गया तो फिर दिखाएंगे नहीं। ठीक है, इतनी चीज आई यहां पर समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल जैसे हो सकता है अपने पास, हो सकता है हाइड्रेशन का। अब हाइड्रेशन किसकी? मेटल आयंस की। हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयंस की अगर बात करी जाए तो हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयंस में जैसे आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, तो Al3 पॉजिटिव अगर हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होने का मतलब क्या होगा? हाइड्रेट होने का मतलब है इसको वाटर, इसको पानी में डाला गया होगा। तो जब वाटर में डाला गया होगा तो H2O के साथ ही अपने पास यहां पर बॉन्ड करेगा। तो जब ये H2O के साथ बॉन्ड करता है तो यहां से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसका, वो होता है AlH2O6 3 पॉजिटिव। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अभी आप लोगों के सिलेबस में ये चीज है नहीं, बट कोई बात नहीं, अगले साल तो पढ़ना ही है। अभी आप जब जाओगे यहाँ पे क्लास 12 में तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। तो ये जो हाइड्रेशन हुई वो क्यों हो पाई? क्योंकि जो वाटर था, वाटर के पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स किसको डोनेट हो रहे होंगे आपके पास? एल्यूमिनियम आयन को, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, +3 का चार्ज लेके घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको जरूरत है लोन पेयर की। तो इसीलिए आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर फॉर्म हो सका, AlH2O6 3 पॉजिटिव। लुईस बेस पर आ जाते हैं। लुईस बेस का हमारे पास काम क्या है? लुईस बेस का आपके पास काम है लोन पेयर की डोनेशन करना। ठीक है, कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कैपेबिलिटी रखता है लोन पेयर डोनेट करने की, तो उसको क्या मान लिया जाएगा अपने पास? लुईस बेस मान लिया जाएगा। ठीक है, अब जो लुईस बेस होता है, लुईस बेस में अगर हम लोग देखें तो पहले तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो न्यूट्रल है मेरे पास और लोन पेयर कैरी कर रहे हैं। हाँ, लुईस बेस का मतलब है जो आपके पास लोन पेयर डोनेट करेगा। एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड्स, डोनेट करते हैं लुईस बेसिस। तो न्यूट्रल स्पीशीज में अगर देखो तो न्यूट्रल स्पीशीज लाइक कौन कौन सी हो सकती है? वाटर। अगर आप वाटर को देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है इस पे लोन पेयर है। अमाइंस, अमाइंस अभी हम लोग आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इन पर लोन पेयर है। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के पास भी यहां पर लोन पेयर है। तो सिमिलरली इस तरीके से काफी सारे कंपाउंड्स, काफी सारे हमारे पास स्पीशीज या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि क्या करेंगे? लोन पेयर अपने पास डोनेट करेंगे। जो कीटोन्स है, कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, हाँ, उसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर होती है। ठीक है, होती है, बट वो नहीं होता है, वो लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करते हैं वो। ठीक है, वाटर, अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। दूसरा जाएंगे आपके पास चार्ज स्पीशीज। अब चार्ज स्पीशीज जो यहां पे बात हो रही है, देखो चार्ज तो रखे, बट कैसा चार्ज रखे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, जैसे फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, मतलब जितने भी हैलोजेंस होते हैं, साइनाइड, हाइड्रोक्सिल एटसेट्रा।
ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, सारे के सारे मेरे पास लुईस बेस हो गए। तो लुईस बेस में पहला हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहां पे चार्ज नहीं है तो भाई वो अपना सिंपली लोन पेयर डोनेट कर देंगे, और दूसरे वाले में देख लिया कि जहां पर अगर उसके पास अपना चार्ज भी अगर उसने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो भी आपके पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एक लुईस बेस की तरह। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, वो है टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, कि लुईस एसिड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब लुईस एसिड का काम है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने का। तो टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स की अगर बात करी जाएगी तो देखो यहां पे भी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रल से, जिनके ऊपर चार्ज नहीं था। तो अगर सबसे पहला देखें तो न्यूट्रल स्पीशीज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने लुईस एसिड में? आपको कौन कौन से एग्जांपल पढ़ाए हम लोगों ने जहां पर आपने देखा कि लोन पेयर एक्सेप्ट हो रहा है? किस किस ने किया था लोन पेयर एक्सेप्ट? AlCl3 ने, BF3, और वैसे ही आपके पास हो सकता है FeCl3। ठीक है, ये जो फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड भी आपके पास न्यूट्रल स्पीशी है और ये भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है, आयरन के भी आउटर मोस्ट में अगर आप चेक करोगे तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रखा होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल्स पे। अगर मैं चार्ज स्पीशीज की बात करूं तो लुईस एसिड्स जो हैं ये कैसा चार्ज कैरी करेंगे? पॉजिटिव चार्ज कैरी करते थे या नेगेटिव चार्ज कैरी करते थे? ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बताई जाती है पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उस पे एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज बताता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है। अब चार्ज स्पीशीज के एग्जांपल में लाइक कौन कौन से हो गए फिर आपके पास, बताओ? कैटाइनिक। चार्ज स्पीशीज का मतलब है कि यहां पर कैटाइनिक की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल कैटाइनिक है, अभी लिख देते हैं कैटाइनिक। और वैसे यहां पे ध्यान रखना ये एनाइनिक थी। ठीक है, एक तो हम लोगों ने बनाया भी था, Al3 पॉजिटिव दिखाया था आप लोगों को, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव हो सकता है, H पॉजिटिव हो सकते हैं, एटसेट्रा। जैसे अमोनिया, अगर अमोनिया अपना लोन पेयर हाइड्रोजन पॉजिटिव को डोनेट कर दे, H पॉजिटिव को डोनेट कर दे, तो क्या बन जाता था वहां पर? अमोनियम आयन। तो H पॉजिटिव लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो लुईस एसिड है, और अमोनिया ने क्योंकि वहां पे लोन पेयर डोनेट करा था तो वो लुईस बेस हो गया था। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहली वाली तो ये चीज अपने पास। अब आते हैं उन चीजों पर जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं देखी थी, और वो क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होता है, फिर उसके बाद जो आपके पास मेटल आयंस होते हैं यही क्यों आपके पास ये बनाते हैं लुईस एसिड। अगला एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक ऐसा सेंट्रल एटम हो जिसमें हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का मतलब होता है जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने की पॉसिबिलिटी रहे। तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द सेंट्रल एटम हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसके पास यहां पर डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे SiF4 है, अगर हम लोग SiF4 की बात करें जो सिलिकॉन का टेट्राफ्लोराइड है, SiF4 आपके पास जब दो फ्लोराइड आयन के साथ एक्ट करता है तो यहां से मेरे पास बनता है SiF6 नेगेटिव। ठीक है, अब जो SiF4 है ना, सिलिकॉन है, आप मेरे को बता सकते हो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 16। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है ये। अगर ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो सिलिकॉन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या रही होगी? तो जो सिलिकॉन होती है हमारे पास, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है यहाँ पर? 14। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखो जो सिलिकॉन है आपके पास, सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 बनी। जिसपे 3p है उस पे क्या रही होगी अपने पास? 3d भी रही होगी। अभी इसकी 3d पूरी खाली है। ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अगर आप इसको देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं मेरे पास टोटल? यहाँ पे 4 हो रहे हैं। 4 इसको फ्लोरीन से मिले तो 8 हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी इसने 2 फ्लोराइड आयन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करा, 2 फ्लोराइड आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मेरे पास बनाया SiF6 नेगेटिव। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आए फ्लोराइड की तरफ से, फिर वो कहां एक्यूमुलेट हुए होंगे? वो इसकी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में गए होंगे, क्योंकि इस पे डी ऑर्बिटल से एक्यूमुलेट करा लेगा। तो ये होता है आपके पास किसका कॉन्सेप्ट? ये भी लुईस एसिड के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल में बीच में एक एटम ऐसा था जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर पा रहा है, क्योंकि उस पे जगह है अभी उस लोन पेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए। ठीक है, जबकि ये तो ऐसी स्पीशीज है जिनका अपना ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रखा था, तो ये तो हाइपोवेलेंट थे, ये तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे। इसका तो हो रखा ऑक्टेट पूरा, इसको कोई दिक्कत नहीं है SiF4 को। उसके बियॉन्ड भी अपना एक्सपैंड कर रहा है ऑक्टेट। क्यों एक्सपैंड कर रहा है? क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। ठीक है, आई इतनी चीज समझ में यहां तक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए दोनों की। मतलब मैं N2 को नहीं ले सकता हूं यहाँ पे, मैं O2 को भी नहीं ले सकता हूं।
लेकिन मैं CO2 को जरूर ले सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CO2, अब ये जो CO2 होती है आपके पास, अगर CO2 की बात करी जाए तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होती है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रखा है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, तो ये वाला एग्जांपल यहाँ पर फिट बैठ सकता है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, होगा ये, जब ये CO2 अगर आपके पास जैसे एक्ट करती है, या मैं बोलूं इसके ऊपर अटैक करता है आकर के आपका हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन ने इसके ऊपर अटैक करा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अपने पास अब बनेगा बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन क्यों बन रहा है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन तो पहले थे, एक यहां से आ जाएगा और एक हाइड्रोजन है, तो HCO3 नेगेटिव क्या बनेगा मेरे पास, ये HCO3 नेगेटिव। अभी HCO3 नेगेटिव कैसे बना होगा, उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इस हाइड्रोक्सिल आयन में ऑक्सीजन पे वैसे कितने लोन पेयर होते हैं, टोटल 2, पर इस पे एक नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है। नेगेटिव चार्ज लगा होने का मतलब है ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ा होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन भी वापस रखा होगा और सामने वाले का भी ले आया होगा, तो इस पे टोटल कितने लोन पेयर दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर, अब 3। ठीक है, होगा क्या, ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ऑक्सीजन की तरफ टूटा होगा। किसकी तरफ टूटा होगा अपने पास, ये ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब है जो लोन पेयर की डोनेशन है, लोन पेयर की डोनेशन किसको होनी चाहिए, कार्बन को होनी चाहिए, ऑक्सीजन को होनी चाहिए, किसकी तरफ होनी चाहिए लोन पेयर की डोनेशन, कार्बन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किस पर है, पॉजिटिव चार्ज किस पर है आपके पास, कार्बन पे, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसी को तो सप्लाई देगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको सप्लाई क्यों दे देगा ये। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, अब उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो पहले से लगी हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन तो कैसे दिखाऊंगा मैं, डबल बॉन्ड से ही दिखाऊंगा। राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन किसके साथ दिखाऊंगा, अब सिंगल बॉन्ड विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अब इस कार्बन के साथ कौन आकर के जुड़ गया मेरे पास, OH बन गया आपके पास HCO3 नेगेटिव। तो कौन सा आयन बना आपका, ये बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन हुई। तो ये जो CO2 है, ये CO2 ने किसकी तरह एक्ट कर लिया, यहां पर क्या एक्सेप्ट करा इसने, इसका लोन पेयर। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड, और जिसने डोनेट करा होगा वो क्या बन जाएगा, लुईस बेस। सिंपल है, तो एक है आपका लुईस एसिड और दूसरा हो गया मेरे पास लुईस बेस, और ये हो गई फॉर्मेशन आपकी बाइकार्बोनेट आयन की। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का यहाँ पे जो लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। खत्म होने का मतलब है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में जितना था वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे, मींस लिमिटेशंस और एडवांटेजेस को देख लेते हैं। देखो, एडवांटेजेस की बात करी जाएगी तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरली एसिड्स के बारे में हमें सब कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि हमसे मिसिंग था, तो इन्होंने वो भी समझा दिया। इन्होंने कहा कि भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल का झंझट छोड़ो, आप लोन पेयर के टर्म्स में भी समझो इसको। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं उसमें इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लोन पेयर का, क्योंकि हाइड्रोजन तो आर्रेनियस ने भी इंक्लूड करी थी, और हाइड्रोजन आपके पास किसने इंक्लूड करी थी, ब्रॉन्स्टेड ने भी। इन्होंने हाइड्रोजन के बिना कॉन्सेप्ट को समझाया। दूसरी बात है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है मेरे पास, जब एसिड और बेस रिएक्शन होती है तो उसको भी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा है। ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन को कैसे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, एक की जो अपने पास डिमांड है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की है, तो दूसरा उसको सप्लाई दे रहा है लोन पेयर की। तो उन्होंने कहा इस तरीके से एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन ये थी कि जो लुईस का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से चलता है। क्यों चल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से, क्योंकि लोन पेयर की डोनेशन होती है और ये वन साइडेड होता है। ठीक है, मतलब जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है वहां वहां अपने पास ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वो सभी एसिड बेस रिएक्शन को किस तरीके से समझाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हर एक एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आगे बढ़ती है। ठीक है, पर बात ये होती है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है ना, तो एक स्लो प्रोसेस होता है, जबकि एसिड बेस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बहुत फास्ट होती है। तो इनका कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक आपकी स्लो रिएक्शन में रिजल्ट करता है, और एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है तो वो फास्ट होती है। तो इसका मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है वो या तो कहीं ना कहीं एसिड और बेस रिएक्शन में फिट नहीं बैठ रहा है, या फिर इनको नॉलेज अधूरी थी। अब जो मेटल्स होते हैं निकल, आयरन जैसे, ये क्या करते हैं अपने पास, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, पर मैं इनको एसिड बेस रिएक्शन के लिए नहीं कंसिडर करता हूं। ठीक है, किसको, निकल को और आयरन को, बट हम इसको किसकी तरह नहीं कंसिडर कर सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन की तरह। और उसके साथ साथ एसिड और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ भी नहीं बताई इन्होंने, कि अगर कोई एसिड है तो वो कितना अच्छा एसिड होगा और कोई बेस है तो कितना अच्छा बेस है, क्योंकि यहाँ तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस का खेल चल रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने ज्यादा जिक्र नहीं किया। इन्होंने स्ट्रेंथ के बारे में हमारे पास कोई भी कमेंट नहीं किया कि कैसे बताएंगे अच्छा एसिड कौन सा और कैसे बताएंगे मेरे पास कोई अच्छा बेस है। ठीक है,
तो ये होता है आपके पास यहाँ पर लुईस का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट खत्म होता है फॉर एसिड्स एंड बेसिस।